सो हे स्टडी लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित एंड आई एम पुलकित मिश्रा। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना लास्ट पार्ट, फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द मोशन चैप्टर, अपने फिजिक्स का लास्ट पार्ट मोशन। ठीक है, तो अपना फिजिक्स का जो मोशन चैप्टर है ना, उसका जो लास्ट पार्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इट विल बी योर लास्ट पार्ट, ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी फॉर यू ऑल। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा फंडा भी इसका है। ओके, तो ये हमने कुछ कर लिया था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें समझनी थी अच्छे से, और ये कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन थे ऊपर इन दिस वन। ठीक है, तो आई होप इनको आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज, ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक्स बता दिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक तरीके से जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट चल रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसकी स्पीड कैसी होगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, वहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने एक ही चीज़ के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए, when the velocity of the object changes, we see that the object is accelerating. The change in the velocity could be due to the change in its magnitude or the direction of the motion, or both. Can you think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion? देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेटेड मोशन होता है। सिंपल वर्ड से में अगर समझें तो अगर किसी जो वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब किसी की स्पीड एक तरीके से कह सकते हैं, हम यहाँ पर वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कहेंगे, मान लीजिए पहले 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, बाद में 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो गई। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है ना, 5 मीटर पर सेकेंड में चेंजमेंट आया उसकी वेलोसिटी में। सॉरी, सो 5 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। ओके, और एक ये तो मैग्नीट्यूड के बेसिस में हो गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। मैग्नीट्यूड मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बेसिस पर हो गया कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। वहीं पर अगर हम लोग डायरेक्शन के बेसिस में देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मान लीजिए ऐसे चल रहा है, राइट, फिर वो यहाँ तक चला, 15 मीटर पर सेकेंड की उसकी वेलोसिटी थी, उसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन उसने चेंज करा है उसकी वेलोसिटी कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन के बेसिस पर भी जो वेलोसिटी है उसका कम ज़्यादा लगा रहता है, मतलब उसका चेंजमेंट लगा रहता है। तो इसलिए एक्सीलरेटेड मोशन हमारी कहलाती है, जिसमें वेलोसिटी चेंज है तो वो हमारा एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें पता करना है कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स नीचे गिवन है जिसमें मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन के बेसिस पर ही हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक ये पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ है, और इसमें करा क्या जा रहा है, 15 मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हर तरफ से कवर हो रही है। 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हर जगह से कवर हो रही है, मतलब हर साइड से कवर हो रही है, 4 साइड से, राइट, और हर साइड से 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हो रही है। तो मतलब मैग्नीट्यूड तो हमारे इक्वल है। ठीक है, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब कोई भी हमारी कार मान लीजिए जिससे हमारा जिसकी हमारी वेलोसिटी बता रहे हैं, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आई डी तक, ओके, जस्ट डी तक, तो ये ऐसे करके मुड़ी। अब जब इसने अपना डायरेक्शन चेंज करा इसकी वेलोसिटी में भी काफ़ी फ़र्क आया। ठीक है, जब इसने अपना डायरेक्शन चेंज करा तो इसकी वेलोसिटी में फ़र्क आया। ऐसे ही यहाँ पर आई, आप देखो मैग्नीट्यूड में तो कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि 15 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन सी से जब इसने टर्न लिया डी की तरफ, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जब सी से डी की तरफ इसने टर्न लिया तो उसका डायरेक्शन में चेंज आया है, और जब डायरेक्शन में चेंज आया है तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी में भी चेंज आया है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड के बेसिस में चेंज होती है या फिर डायरेक्शन के बेसिस में चेंज होती है। ऐसे ही यहाँ पर इसने करा। ठीक है, तो हम फाइनली ये ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से कि 4 टाइम्स, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पाथ होगा उसमें 4 टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन एक तरीके से मतलब डायरेक्शन चेंज करा, और जिससे उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अब थोड़ा थ्योरी बेसिस पे जाते हैं, उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक बॉडी जो है वो क्लोज्ड पाथ पे है। शोज द पाथ ऑफ एन एथलीट अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक ए बी सी डी। चलो यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कोई रेक्टेंगुलर पाथ है जिसका नाम है ए, अब ए डी बन गया, चलो कोई नहीं, ए, ठीक है, बी और सी एंड डी।
तो ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसमें एक एथलीट है, मतलब जो दौड़ने वाले लोग होते हैं ना, वो मूव कर रहे हैं। सो लेट अस एज्यूम दैट द एथलीट रन्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो एज्यूम हमें क्या करना है कि जो एक एथलीट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब जितनी स्पीड यहाँ पर होगी उतनी स्पीड यहाँ पर होगी, उतनी स्पीड यहाँ पर होगी, उतनी स्पीड यहाँ पर होगी। जस्ट सपोज कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है, तो जितनी भी चारों साइड है उनमें 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी, क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली है। ओके, so let us assume that the athlete runs at uniform speed on the straight paths A, B, B, C, C, D and D. Okay. In order to keep himself on track, he quickly changes his speed at corners. अब ये जो एथलीट है जब इस पूरे को मतलब कवर करेगा, ठीक है, मतलब इस पूरे रेक्टेंगुलर पाथ पे वो दौड़ लगाएगा, तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए से डी उसने अपनी दौड़ लगाई, तो उसने ये इधर मूव करा, तो ये जो बीच का इतना हिस्सा है उसने उसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया है। ही क्विकली चेंजेस हिज स्पीड एट द कॉर्नर्स। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि कॉर्नर्स पे उसकी स्पीड भी चेंज हो गई होगी, हल्की हो गई होगी ना। सो हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन। तो अगर रेक्टेंगुलर पाथ के बेसिस पर देखें तो एथलीट ने कितने टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करा होगा, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स उसने अपना जो एक तरीके से डायरेक्शन है वो अपना चेंज करा है। सो हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो वाइल ही कंप्लीट्स वन राउंड, इट इज क्लियर दैट to move in a rectangular track he has to change his direction of motion 4 times, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, आप देखिए दूसरा, बहुत इजी है फिजिक्स। So now suppose instead of rectangular track, the athlete is running along a hexagonal shaped path A B, okay, A B C D E F as shown in figure 8.9। चलो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ बन नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है वैसे तो, चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्सागोनल पाथ जो होता है उसमें 6 साइड्स होती है, मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हेक्सागोनल होता है इसमें 6 साइड्स होती हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, सो ये एक पाथ है एज शोन इन फिगर 8.9, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द एथलीट विल हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन 6 टाइम्स। तो यहाँ पर एक तरीके से फिर से हम वो अपना केस लेके चलें कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन जो अपना चेंज करेगा कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पर कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 टाइम्स वो अपने कॉर्नर्स चेंज करेगा, मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा वो 6 टाइम्स चेंज होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 टाइम्स उसका डायरेक्शन चेंज होगा। सो व्हाट इज द ट्रैक वाज नॉट अ हेक्सागन बट अ रेगुलर ऑक्टागन विद 8 इक्वल साइड। अब देखो यहाँ पर क्या गया है, अब यहाँ कहाँ गया है कि अगर हेक्सागन की जगह ऑक्टागन हो, मतलब जिसमें 8 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट थोड़ा रॉन्ग हो गया, ओके। अब 8 साइड्स का हमें ऑक्टागन बनाना है, सो 1 2 1 2, मुझसे ड्रॉ नहीं हो रहा एक्चुअली, 1 मिनट, ओके ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। मतलब देख लीजिए आप इसको, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा करिए, ठीक है। ये एक्स मान लीजिए ऑक्टागन तो एक पाथ है, वरना ये मुझसे सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये एक ऑक्टागोनल, ठीक है, एक ऑक्टागोनल पाथ है, तो उसमें क्या है, एक जो एथलेट है वो मूविंग कर रहा है, मूविंग पोजीशन में है। अब जब वो मूविंग पोजीशन में, यहाँ पर भी वही केस लेके चलेंगे, उसकी स्पीड जो वो कांस्टेंट है। अब स्पीड अगर कांस्टेंट है, इट मीन्स कि क्या है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है हर कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पर ऑक्टागन में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 टाइम्स उसका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। आप देखो, आगे चलो। It is observed It is observed that as the number of the sides of the track increase, the athlete has to take run turns more and more often, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जितना नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहे हैं उतना ही जो एथलीट है उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले हमारा रेक्टेंगल था, उसमें 4 साइड्स, ठीक है, 4 टाइम्स उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। फिर हमारा हेक्सागोन आया जिसमें 6 टाइम्स उसका चेंज हो रहा था, एंड फिर हमारा ऑक्टागोन आया, ऑक्टागोन में 8 टाइम्स उसका
डायरेक्शन चेंज हुआ. So what would happen to the shape of the track as we go on increasing the number of side indefinitely. ठीक है. अच्छा, अब ऐसा कैसे होगा? अगर जो साइड है, मतलब एक हमने कोई चीज़ ली, एक ऐसा पाथ लिया, उसमें साइड्स जो हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं, ठीक है, इंडेफिनेटली हो रही हैं चेंज. So if you do this, you will notice that the shape of the track approaches the shape of the circle and the length of each of the side will decrease to the point. तो अगर हमें ये वाला एग्जांपल करना है तो इसके लिए हमें सर्किल लेना पड़ेगा. ठीक है. सर्किल में क्या होता है कि हर साइड, मतलब हर एक कॉर्नर होता है. ठीक है. हर तरफ कॉर्नर्स होते हैं. इसमें हमारा जो एक तरीके से डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है. If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in his direction of motion. देखिए आप क्या है, एक कोई एथलीट है, अब वो जब इस पे मूव करेगा तो उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी सर्कुलर पाथ पर. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो हर जगह चेंज होता जाता है. देखिए, इस जगह से इधर को मूव हुआ तो डायरेक्शन कुछ इधर हो गया, इधर को मूव हुआ इधर डायरेक्शन हो गया. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो सर्कुलर पाथ में भी, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आएगा और इसीलिए इसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं. इफ द एथलीट moves with the velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in its velocity is due to the change of the direction of motion. बता दिया मैंने कि डायरेक्शन ऑफ मोशन से ही उसका जो चेंजमेंट होगा. द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग along a circular path is therefore an example of accelerated motion. बता दिया मैंने. So we know that the circumference of the circle of radius r is given 2 pi r. If the athlete takes t seconds to go once around the circular path of radius r, the velocity v is given. अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. एक सर्कल हम लोग फिर ड्रॉ करते हैं क्लियर सा. ठीक है. अब एक कोई एथलीट है, ठीक है, उसने ये पूरे सर्कल को मूव करा. ठीक है, इस पूरे सर्कल पर मूव करा. एक कोई सर्कुलर पाथ है, उस पूरे सर्कुलर पाथ पर उसने मूव करा. ठीक है. तो अब हमें इसकी स्पीड निकालनी है. तो सर्कुलर पाथ का जो फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, वो तक देखिए हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. आप सर्कुलर पाथ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर हमें फेंस करना हो सर्कुलर पाथ पर तो हम 2 पाई आर के फॉर्मूले से कर सकते हैं. मतलब डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो एक किसी सर्कल का या सर्कुलर पाथ का, 2 पाई आर होता है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन टी. ओके. तो ये जो होता है ये हमारा सर्कुलर जो पाथ होता है उसका स्पीड का फॉर्मूला होता है. पाई की वैल्यू आप लोग सब लोग जानते होंगे 22/7 होता है, राइट. और एक और वैल्यू होती है डेसिमल में 33.14. नॉट 33.414, इट्स 3.14, सॉरी. इट्स 3.14 एंड और जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं वो होती है 22/7. ओके. सॉरी अगर मिस्टेक हो गई तो किस मेरे मुंह से निकल गया था कि मैंने शायद 23 बोल दिया था. इट्स नॉट 23, इट्स 22/7 और 3.14. ओके. ये होती पाई की वैल्यू. सिली मिस्टेक्स होता है, काफ़ी बुरा लगता है. So when an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. अब एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा. आप देखो यहाँ पर कहा क्या है कि एक कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ पर एक लड़का है वो एक रॉड को ऐसे घुमा रहा है सर्कुलर वे में. तो देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही वो मूव करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब जब वो एकदम स्टॉप हो जाएगा तब भी आप देखेंगे जो चीज़ ये मूव कर रहा है वो अपने सर्कुलर पाथ से दूर हट जाएगी. ठीक है. इन टैंजेंट हो जाएगी. ठीक है, टेंजेंशियल वे में हो जाएगी. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसके डायरेक्शन हर चीज़ में चेंज होता है. सर्कुलर पाथ जो है उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है. ओके. So if you carefully note, on being released, the stone moves along a straight line tangential to the circular path. This is because once the stone is released, it continues to move along the direction it has been moving at the instant. ठीक है. मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही उसको रिलीज़ करा जाएगा, एक मूवमेंट से उसको रिलीज़ करा जाएगा तो क्या होगा कि उसके डायरेक्शन चेंज होंगे. ओके. सो दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट व्हेन द स्टोन वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ. इससे क्या समझा जा सकता है कि सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन जो होता है वो हर कॉर्नर पे, मतलब हर साइड पर चेंज होता रहता है, हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है. तो देखिए एक तरीके से फिजिक्स को समझ सकते हैं अपने डेली लाइफ को यूज़ करके. अब यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया डेली लाइफ का एक. ठीक है, मतलब फिजिक्स काफ़ी ईजी है अगर हम इसको पढ़ें, लेकिन लोगों को काफ़ी टफ लगती है. सो व्हेन एन एथलीट थ्रो अ हैमर और अ डिस्कस,
स्पोर्ट्स मीट शी शूड एंड हैमर टू डिस्कस। देखिए ये आप नॉर्मल से आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो आप ये लोग खुद पढ़ लीजिएगा। और आज फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट होता है गाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी क्या आपका मोशन चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का चैप्टर हो गया है फुल। ओके, अब थोड़ा सा इसकी समरी है, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो मोशन ये बन यार बस मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मोशन एक चेंज होता है पोजीशन का और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म से। सो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हो सकता है मोशन और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। सो इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और चेंजिंग भी हो सकती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। जो स्पीड होती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो एक यूनिट ऑफ टाइम में। ओके, और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होती है। वेलोसिटी वेक्टर होती है, स्पीड स्केलर होती है। ऐसे डिस्टेंस स्केलर होती है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो चेंज इन वेलोसिटी है उसके यूनिट टाइम पर। सो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन शोन थ्रू ग्राफ्स। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो किसी मोशन है वो हम लोग ग्राफ्स में शो कर सकते हैं। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, अगर इंटैंगल्ड ऐसे कुछ करके है एंड इट्स, या फिर ऐसे करके कुछ है, ठीक है, लाइक ऐसे 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 कुछ भी ऐसे करके है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप फिर मोर 3 इक्वेशन पढ़े थे मोशन के, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, टू ए एस इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, वेर यूज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इट्स मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a फॉर टाइम, जो कि a के साथ मूव करती है, एक्सेलरेशन के टाइम मूव करती है। ठीक है, t टाइम है, b जो है फाइनल वेलोसिटी है और s जो है डिस्टेंस है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, यार if an object moves in a circular path with a uniform speed, its motion is called uniform circular motion। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मतलब एक तरीके से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है फाइनली और आप देखिए आप क्या बचा है, आप पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गया, राइट। ये न्यूमेरिकल्स बचे हैं, ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सारे फॉर्मूलेज अच्छे से बता दिए हैं। आई होप कि आप इसको खुद कर सकते हैं, कि ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। जो आपको टफ लगे जस्ट सेंड मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू। ठीक है, एन सी आर टी में वैसे भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। और डेफिनेटली अब आपकी आएगी अगली बार इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द विलेज पालमपुर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो बाय, वेलकम।